हेलो दोस्तों, इस कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। लेकिन मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर स्टोरी पसंद आए तो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही खास होता है, इम्पोर्टेंट है। कविता एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी उसके माता पिता कम उम्र में ही करवा दिए, क्योंकि वह बहुत मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी। बात उस समय की है जब कविता की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। बस शादी के एक महीना ही भर हुआ होगा कि उसके पति मोहित का दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर तुरंत मौत भी हो गया। मौत का दुख पूरे घर में फैला पसरा हुआ था, क्योंकि अभी अभी तो खुशी का माहौल था और इतनी जल्दी ये खुशी दुख में बदल जाएगा किसी को भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी सभी कविता के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहे थे। बोले जा रहे थे कि यह कविता मनहूस है, अपने पति को तुरंत खा गई। मोहित की मौत का जिम्मेदार कविता को ही सभी मान रहे थे। कविता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बेहाल हो चुकी थी। उसे तो खुद का भी होश नहीं था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे क्या पता था कि मेरे पति का तुरंत ही इस प्रकार से मौत हो जाएगा। घर की कुछ महिलाएं तो कविता के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां, गहने, सारी निशानियां हटा दिए और चूड़ी भी तोड़ने के लिए कह दिया गया। मोहित की बुआ ने अपनी साड़ियों में से एक सफेद रंग की साड़ी कविता को भी दे दी। बोली, अब से तुम यही साड़ी पहनना। मोहित की बुआ उस घर की इकलौती बेटी थी, जिनके पति भी उनकी शादी के 5 से 6 साल बाद ही गुजर गए थे। लेकिन उनका एक बेटा था जो उनके लिए काफी था, एक जीने का सहारा था उनका। इसलिए मोहित के बुआ को उतना सदमा नहीं लगा था जितना कविता को लग रहा था। अब वह बड़ा हो चुका था। वह अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रख लिया करता था, लेकिन कविता के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी। उसका जीने का सहारा भी कोई नहीं था और अभी तो उसके साथ कोई भी नहीं था खड़ा उसे संभालने के लिए। वह तो अभी बस 1 महीने पहले ही तो शादी करके इस घर में आई थी बहू बनकर। अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और यह अनहोनी हो गया। तभी मोहित की बुआ की आवाज आई, अब तुम्हारे शरीर पर कोई भी कलर सूट नहीं करेगा। तुम उसे पहनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी वहां पर मौजूद औरतों की संगठन में से एक औरत बोली, कविता के इस लंबे बालों का क्या, उसे भी तो हटाना होगा। यह बातें सुनकर मोहित की बुआ ने कहा, हाँ हाँ, यह तो सही बात है। अब तो बाल काटने की भी रस्म भी कविता को निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह एक विधवा का सबूत होता है और कविता भी तो अब एक विधवा हो चुकी है। वहां पर बैठी एक महिला घर के अंदर गई और कैंची ले आई। उस औरत ने कविता के जैसे ही बाल काटने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ में कविता की बाल पकड़े ही थी कि तुरंत एक हाथ उस औरत का कस के कोई पकड़ लिया। वह और कोई नहीं, कविता की सास थी। वह आकर बोली, आप इस बेचारी बच्ची की बाल क्यों काट रही है? अभी अभी तो इसकी शादी हुई थी, अभी तो खेलने खाने के वक्त है। मोहित के चले जाने से इस बेचारी का क्या दोष है? इसे तो खुद ही नहीं पता है इसके साथ क्या हो रहा है। और सचमुच कविता एक भूत की तरह बैठी हुई थी। उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था, ना दिखाई दे रहा था। कविता की सास ने कविता के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरकर उसके माथे को चूमा और बहुत प्यार किया। कविता को अब कुछ एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, कोई मेरा यहाँ अपना है। नहीं तो जब से मोहित गया था तब से तो सब उसे ही दोषी माने जा रहे थे। वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। कहाँ वह मोहित के साथ अपनी शुरुआत के बारे में सोच रही थी, रंगीन रंगीन सपने देख रही थी, और अचानक यह सब हो गया। उसकी सास के कहने से कविता के बाल नहीं काटे गए, बस रस्म के नाम पर थोड़े से बाल छाट दिए गए, क्योंकि वहां पर तो कविता की सास को कविता का दुख दर्द पूरी तरह से समझ में आ रहा था, क्योंकि उनकी ननद भी इस दुख से जो गुजर चुकी है। लेकिन मोहित के बुआ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
वह इस दुख से गुजर चुकी है, फिर भी उसे लग रहा था कि मैं जिस दुख से गुजरी हूँ इनकी बहू भी गुजरे। परंपरा के नाम पर यहाँ पर जितने भी रीति रिवाज थे सब कविता के साथ करने के लिए सब तैयार थे, लेकिन कविता की सास वे सब रस्म में करने से मना कर दी। कड़क आवाज में बोली, अगर आज मोहित जिंदा होता तो यह सब देखकर उससे कितना बुरा लगता। वह भी तो ऊपर से देख रहा होगा, सोच रहा होगा क्या उसकी आत्मा को शांति थोड़े मिल रहा होगा अपनी पत्नी को इस तरह से तड़पते देखकर। अगर कोई भी रस्म रिवाज इसके साथ जबरदस्ती किया गया तो मैं उन सब रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दूंगी हरदम के लिए। वहां पर सभी कविता की सास की इस बात को सुनकर दंग रह गए और उसके बाद कोई भी आगे हिम्मत नहीं किया रस्म बढ़ाने के लिए, कविता के साथ रस्म करने के लिए। कविता भी अपनी सास को अपने तरफ से बातें करता हुआ देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सास के गले से लगकर बहुत रोने लगी बच्ची की तरह। कविता को लग रहा था कि उसकी माँ ही उसे गोद में ले ली हो। इतने समय के बाद उसे लग रहा था कि कोई अपना है, अच्छा महसूस हो रहा था। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। तभी कविता की सास अपनी ननद की तरफ आंखें दिखलाते हुए बोली, क्या दीदी आप सब भूल गई? जो दर्द आप सही है वही दर्द आप कविता को क्यों देना चाहती है? वह तो बेचारी बच्ची है, उसकी तो अभी शादी की 1 महीना ही हुआ है, उसके पास तो कोई भी जीने का सहारा नहीं है। फिर भी आप उससे यह सब रस्म करने के लिए क्यों दबाव डाल रही थी? आपके समय तो 5-6 साल साथ में गुजार लिए थे आप लोग। आपका उस समय एक बेटा भी 4 साल का था, इसलिए शायद आपको उतना दुख नहीं हुआ होगा। लेकिन उस समय भी मैं आपके दर्द को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई दीदी, क्योंकि मैं उस समय शादी करके नई नई घर में आई थी। लेकिन अब मैं सास बन चुकी हूँ और मैं इस रीति रिवाज को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। उसी समय कविता की बुआ के भी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था उन्हें। वह अपनी भाभी के गले लगकर रोई और गलती की माफी मांगी। कविता से भी गले लगकर माफी मांगी और फिर अपने घर के लिए विदा हो गई। कुछ दिन ऐसे ही गम भरा जिंदगी दोनों सास बहू का बीता। कविता सफेद साड़ी और बिना मेकअप के ही रह रही थी, फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी अभी उम्र ही क्या थी, बस 19 या 20 साल की तो थी। अभी एक दिन कविता की सास उसे अपनी माँ के घर जाने के लिए कह दी। माँ के घर जाने के नाम पर कविता की आंखों में फिर से आंसू आने लगे, क्योंकि यहाँ पर तो मोहित जी के याद बसे हुए हैं। भले ही 1 महीना का ही क्यों न हो साथ, मोहित हरदम जब भी बात करते थे तो अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहते थे। और उस दिन भी जब वह जा रहे थे ऑफिस के लिए तो यह कहकर गए थे, अपना ध्यान रखना और अपने साथ साथ मेरी माँ का भी ध्यान रखना। इसलिए कविता अब अपने माँ के घर नहीं जाना चाहती थी। कविता की सास बहुत समझाई, लेकिन फिर भी कविता अपनी सास को छोड़कर नहीं गई। कुछ वक्त फिर ऐसे ही बीत गया। कविता के ससुराल में बस कविता और उसकी सास के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि मोहित तो अपने परिवार का इकलौता वारिस था। वे भी भगवान का प्यारा हो गया था। अब इस घर का कोई भी वारिस नहीं था, बस सास बहू ही थे। जब मोहित घर से जा रहा था तो अपनी माँ से भी हरदम यही बोलकर जाता था कि अपनी बहू का ध्यान रखना। इसलिए कविता की सास भी उसे बहुत ज्यादा प्यार देती थी, अपनी बेटी मानती थी। मोहित के बाद अब कविता ही तो उसके जिंदगी में थी। इसलिए कविता की सास नैना जी कविता की शादी करवाने के बारे में सोचने लगी, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढने लगी। लेकिन कविता को तो शादी करना ही नहीं था, क्योंकि वह जान रही थी अगर मैं शादी करके कहीं और चली जाऊंगी तो मेरा तो जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगा, मैं शायद खुश रहने लगूं, लेकिन मोहित जी का दिया हुआ वादा टूट जाएगा। उनकी माँ का मैं फिर ध्यान कैसे रख पाऊंगी? फिर किसी और की अमानत बन जाऊंगी। लेकिन उसकी सास भी जीत पर थी कि तुम्हारी शादी मैं करके तुम्हें विदा करना चाहती हूँ, क्योंकि कविता हरदम उदास ही रहती थी। लेकिन कविता नहीं मानी शादी के लिए, और एक दिन भगवान की मर्जी भी कविता की मर्जी से ही मिल गया।
कविता प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे लेकिन पता नहीं था वह माँ बनने वाली थी मोहित के बच्चे की। ले जैसे ही नैना जी को यह बात पता चला, वह खुशी के मारे फूले न समा रही थी। कविता भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने पति का अंश जो मिल गया था। अब क्या था, पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों को मिठाई बांटा गया और यह खुशखबरी दे दी गई। सभी लोग जब कविता की गोद भराई में आकर कविता को बहुत सारे आशीर्वाद और बधाइयाँ दी और खुद मोहित की बुआ जी कविता को माता रानी की लाल रंग की चुंदरी ओढ़ाई और उसे आशीर्वाद दी, दूधो फलो पूतो नहाओ। मोहित की बुआ जी जो सफेद रंग की साड़ी कविता को देकर गई थी, आज वही लाल रंग की चुंदरी उड़ा रही थी क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये तो बहुत पहले ही एहसास हो चुका था। सभी बहुत खुश थे कि मोहित के चले जाने के बाद कम से कम घर में चहल पहल तो हो पाएगा। एक नन्हा सा बच्चा या बच्ची तो अब आएगी। और कविता को अब सब जो औरतें कविता को अब शकुनी मानती थी, उसे कहती थी मोहित का दोषी, वही आज कविता को इस घर की लक्ष्मी मान रही थी और भर भर के आशीर्वाद दे रही थी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गए और वह टाइम भी आ गया जब कविता का डिलीवरी होना था। उसे अस्पताल ले जाया गया। वह दर्द से बहुत कराई जा रही थी। उसका पेट इस प्रकार से बढ़ा हुआ था जैसे लग रहा था कि कुछ ही पलों में वह जुड़वा बच्चों को जन्म दी, एक लड़का और एक लड़की, जिसका सपना मोहित और कविता मिलकर शायद देखे थे। वह आज सपना पूरा हो गया, फैमिली तो कंप्लीट हो गया। बस मोहित की याद कविता के मन में रह गई। मोहित नहीं था और कविता की आंखों में भी आंसू थे। आंसू इसलिए भी थे क्योंकि इतना अच्छा घर परिवार जो मिला था, इतना प्यार करने वाली माँ की जैसी सास मिली थी जो अपने बेटे के गम में भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखी। अब कविता अपनी जिंदगी में खुश थी। सास बहू दोनों मिलकर बच्चे को अच्छे परवरिश किए। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी और दोनों बच्चे बड़े होकर अपने परिवार का नाम रोशन किए। तो दोस्तों, यह कहानी अगर सचमुच आपके दिल को छू लिया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा कि मुझे पता चले कि कितने लोगों को मेरा स्टोरी पसंद आया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।